हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, दिस साइड अगेन रोमिल जैन सर विथ यू। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स का अब अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक का वीडियो नंबर 5 है ये बच्चों। 11th अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर का दिस इज वीडियो नंबर 5, ठीक है ना। वीडियो नंबर 4 अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सारे कंसेप्ट आपको अक्रूवल इनकम वाले करा चुका हूँ। मैं आपको आउटस्टैंडिंग बता चुका हूँ, प्रीपेड बता चुका हूँ, अक्रूड इनकम बता चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है ना। सबका मैं ट्रीटमेंट भी करा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आज वाले वीडियो में हम लोग 3 कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग कंसेप्ट समझेंगे डेप्रीशिएशन का, एक हम लोग कंसेप्ट समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और एक हम लोग कंसेप्ट समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है ना। और जो जो क्वेश्चंस पेंडिंग है वो सारे हम लोग एक बार कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब स्टार्ट करने के पहले एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों, ताकि तुमको थोड़ा सा वापस ब्रशअप हो जाए सारी चीज़ें। तो बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वी आर कमिंग टू ये मेरे पास बुक है 2020 एडिशन है टी एस ग्रेवाल का, ठीक है ना। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन नंबर 8 है बुक का, ठीक है ना, ऑन पेज नंबर 5.13। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इन सब का एक एक आपको एग्जाम्पल बताना है, ठीक है ना। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, मतलब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इसका एग्जांपल बताना है। अब है ना, इसमें जो आंसर है ना, जरूरी नहीं ये अपना फाइनल आंसर हो। ऐसा हो सकता है आंसर आपके माइंड में कुछ हो, वो भी सही हो सकता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, एक एसेट का बढ़ना दूसरे एसेट का घटना। बहुत सिंपल है। अब मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में, या कोई भी गुड्स परचेज किया कैश में। इनने एग्जांपल दिया है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। इंक्रीज फर्नीचर हुआ, वो एसेट बढ़ा, और कैश डिक्रीज हुआ, मतलब दूसरे एसेट में डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सोचो एक बार मन में, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैसे होगा। असेट भी बढ़े, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो असेट को बढ़ाए और लाइबिलिटी को भी बढ़ाए। मतलब अगर मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा और इंस्टेड ऑफ कैश मैंने क्रेडिट पे खरीद लिया, तो फर्नीचर मेरा असेट बढ़ा और क्रेडिटर बढ़ गए मेरे साथ में, तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इंक्रीज इन फर्नीचर एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब नॉर्मल कैपिटल होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड कैपिटल, एक ही बात है। असेट भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े, तो सिंपल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। ओनर ने अगर कैश इंट्रोड्यूस किया, भले कैश के थ्रू इंट्रोड्यूस किया, बैंक इंट्रोड्यूस किया, कैश असेट में बढ़ेगा और कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब असेट भी कम हो और लाइबिलिटी भी कम हो। बच्चों बताओ, अगर असेट भी कम हो और लाइबिलिटी भी कम हो, असेट भी कम हो, असेट कम होना मतलब असेट भी कम हो और लाइबिलिटी भी कम हो, तो अगर मैंने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को, अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो कैश भी कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी कम हो, तो डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया। तो पेमेंट टू क्रेडिटर, डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। असेट भी कम हो और ओनर कैपिटल भी कम हो। सिंपल ड्राइंग्स अगर करा तो असेट कैश कम होगा और आपका कैपिटल भी कम होता है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब लाइबिलिटी तो कम हो, सोचो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो लाइबिलिटी कम करे और कैपिटल को बढ़ा दे, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो लाइबिलिटी कम करे और कैपिटल को बढ़ा दे। तो इसमें वैसे इनने एक ट्रांजेक्शन लिखा है, लेकिन मेरे को लगता है हो सकता है तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। अभी अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं आता तो इसको लीव कर दो अभी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या डायरेक्टली इमेजिन करते हैं, बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, मेरे को पता है बच्चों को पार्टनर्स लोन भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको नहीं आइडिया है तो इसको कैंसिल कर दो, इस वाले ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दो। इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। अब इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, क्योंकि अब ये भी तुम आगे पढ़ोगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है अपने को। इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, तो ये तो बहुत इजी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको ध्यान है लाइबिलिटी बढ़ती है लेकिन उस साल का एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो 6th और 7th ट्रांजेक्शन के अलावा आपको सारे ट्रांजेक्शन परफेक्ट वे में क्लियर होने चाहिए। 7 ट्रांजेक्शन आपको जब हम आगे बिल ऑफ एक्सचेंज पे जाएंगे तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, डेप्रीशिएशन का। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले डेप्रीशिएशन को लेकर, ठीक है ना। नाउ तो स्टूडेंट, अब जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है डेप्रीशिएशन। मेरी बात अच्छे से समझना, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, ये अगेन एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? बेटा बहुत सिंपल समझना,
डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, द वर्ड डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ विच असेट बच्चों? टेंजिबल असेट। अब डेप्रीशिएशन क्यों होता है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या किया, शोरूम से कार खरीदी, मैं गया और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार एक शोरूम से लेकर आया और मान लो वो 5 लाख रुपए की थी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने कार खरीदी शोरूम से और जैसे ही मैं इस कार को लेकर के शोरूम के बाहर आया और कार को लेकर के शोरूम के बाहर आया और बस मैं शोरूम के बाहर ही आया, मान लो ये मेरा शोरूम था जहां से मैंने कार खरीदी और कार को लेकर मैं बाहर आया और अब मैं चाहता हूं मैं इस कार को क्या करना है, मेरे को बेचना है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को कार के वापस 5 लाख रुपए मिलेंगे क्या? पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। मैंने कार खरीदी जिसका वैल्यू 5 लाख रुपीस था और मेरे को उस कार को, मैं शोरूम से बाहर आते ही सोचता हूं कार को क्या करूं, मैं बेच दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं उस कार को बेचूंगा तो क्या मेरे को उस कार के वापस 5 लाख रुपए मिलेंगे क्या? यस और नो पूछ के बताओ। नहीं। आप ऐसा समझो, चलो कार नहीं समझ में आ रही, आप ऐसा समझो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, शॉप से मोबाइल लेकर आया, वो मोबाइल लेकर आया 20,000 रुपए का और 20,000 बिल्कुल पेटी पैक है और आपके पास आया, शॉप से लेके आ गया। अब अगर आप वो मोबाइल खरीदते हो तो क्या आप उसको 20,000 रुपए दोगे क्या? नहीं। आप बोलोगे अगर 20,000 रुपए देना है तो मैं वहीं शॉप पे जाके खरीदूं ना, मैं कुछ कम में मिलना चाहिए ना। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट। मैं जो भी असेट यूज कर रहा हूं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, उसकी वैल्यू फॉल होना किस कारण से? ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम या टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस। मेरी बात फिर से ध्यान देना, डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। कभी भी अगर ये 4 कारण होंगे और इन 4 कारण के कारण अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। अब ये ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन एक रूटीन एक्सपेंस है। आज जैसे मान लो मैं मेरी कार यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे कार की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। मेरा ये मोबाइल है, मान लो मैंने कहा ये मेरा मोबाइल है, अब ये मोबाइल में जैसे जैसे यूज कर रहा हूं, आज मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने खरीदा था तब ये मान लो 40,000 का था, आज क्या है 40,000 बिकेगा क्या? तो आपका आंसर है सर नहीं बिक सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं जैसे जैसे यूज करूंगा कम होती जाएगी और जैसे जैसे वैल्यू कम होगी असेट की, उसके अंदर क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करोगे उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। स्टूडेंट, डेप्रीशिएशन का आपका एक पूरा चैप्टर है 11th क्लास के अंदर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग मेथड्स है डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के। अभी सिर्फ इतना समझ लेना, जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते हैं, वियर एंड टियर होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है और वो फॉल इन वैल्यू को हम लोग कहते हैं डेप्रीशिएशन। अब यहां पर यह ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस तो है बच्चों, एक्सपेंस तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। नॉन कैश मतलब मेरे को इसके लिए कोई कैश नहीं पे करना है किसी को। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है बट रिमेंबर इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, मेरे को इसके लिए किसी को कैश नहीं पे करना है, ऐसा नहीं मेरे को जाकर के पैसा देना है। यह एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। हाँ, बट क्योंकि एक्सपेंस है तो विल लीड टू डिक्लाइन इन कैपिटल और जिस एसेट की वैल्यू कम हो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रीशिएशन मतलब क्या हुआ? फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस। और डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जो कैपिटल को भी कम करेगा और आपके कैश को कम नहीं करेगा, वो सिर्फ उस एसेट को, पर्टिकुलर एसेट को कम करेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले डेप्रीशिएशन की नोटिंग करते हैं फिर वापस आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, डेप्रीशिएशन इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। इसका मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ विच एसेट? टेंजिबल एसेट। क्या कारण? ड्यू टू यूसेज, यूज करेंगे, वियर एंड टियर, जैसे जैसे एसेट यूज होगा, एफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाएगी। ठीक है ना? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश, कैश पे नहीं होता है किसी को।
एंड जनरली लीड टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या करता है, कम करता है। तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड। नॉन कैश एक्सपेंस एंड जनरली लीड टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब इंपैक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट है डेप्रीशिएशन का, तो वो असेट, पर्टिकुलर असेट की वैल्यू कम होगी, और कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन सिंस इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ तो बच्चों अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं ऑन पेज नंबर 5.19। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, मैं क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 9th क्वेश्चन। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 2,000। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार करते हैं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो मैं क्या करता हूं यहां पे कैश और एक और हेड बनाता हूं कैपिटल का। नाउ फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, मैंने कैश बढ़ा दिया 70,000 और यहां पे कैपिटल बढ़ा दिया बच्चों 70,000, कैश बढ़ाया 70 और कैपिटल बढ़ाया 70। ठीक है ना, सिंपल ट्रांजैक्शन है। सेकंड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो ये स्टॉक बढ़ाएगा, तो स्टॉक बढ़ाया 18,000 और साथ में यहां पे क्रेडिटर बढ़ा दिए बच्चों मैंने 18,000 से। ठीक है ना, स्टॉक बढ़ाया और साथ में क्रेडिटर बढ़ गए 18,000। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पर यह ध्यान रखना, समझो मेरी बात ध्यान से, ये वाला पॉइंट, हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को, हमने क्या किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया। क्रेडिटर कितने के बाकी हैं अपने, 18,000 के बाकी हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, और पेमेंट किया 17,500, लेकिन आगे वर्ड बोल रहा है फुल सेटलमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, पेमेंट किया क्रेडिटर को और बोल रहा है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे को एक बात बताओ, हमको क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था, 18,000, और हमने अगर फुल सेटलमेंट कर दिया, इसका मतलब अब एक भी रुपया नहीं बाकी है। फुल सेटलमेंट मतलब क्या हुआ, हमने भैया तेरा जितना है पूरा हिसाब किताब खत्म कर। फुल सेटलमेंट का हिंदी मतलब होता है तेरा जितना पैसा बाकी है पूरा ले दो के हिसाब किताब खत्म कर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने पेमेंट किया क्रेडिटर को 18,000 रुपए, लेकिन बोल रहा है फुल सेटलमेंट में क्या, मतलब क्रेडिटर जीरो हो चुके हैं, और 18,000 की जगह बताओ मैंने पेमेंट किया कितना उसको, 17,500 का ही पेमेंट किया। तो मेरे को एक बात बताओ, 18,000 की जगह अगर 17,500, मतलब मैंने कहा भैया क्रेडिटर देखो कितना लेना है, मैंने कहा कितना डिस्काउंट देगा है बता, और अब हिसाब किताब खत्म कर। तो 18,000 की जगह मैंने दिया कितना उसको, 17,500, तो मेरे पास कैश तो 17,500 कम हुआ, लेकिन क्रेडिटर कितने कम हो गए, मेरे क्रेडिटर जीरो हो गए, अब कुछ भी नहीं देना रहा क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका है। अब आप ये पूछ सकते हो सर 500 रुपए जो एक्स्ट्रा हमको फायदा मिला वो क्या चाहिए, तो बच्चों जो 500 रुपए हमको फायदा मिला उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। वो मेरे को एक तरह से क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट है तो बताओ मेरा फायदा है कि नहीं है, डिस्काउंट मिला है तो बताओ मेरा प्रॉफिट है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा बच्चों, कैपिटल बढ़ेगा। प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट किया फुल सेटलमेंट में, तो क्या करें, क्रेडिटर बिल्कुल जीरो कर दें, मैंने क्रेडिटर बिल्कुल जीरो कर दिया। अच्छा कैश कितने से कम करूं, तो कैश 17,500 से कम कर दिया, और जो हमको 500 का फायदा मिला उससे मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है, डिस्काउंट मिला है मेरे को, तो मैंने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 हमको ये बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, हमने एक मशीन खरीदी कैश में, तो क्या करूं बच्चों, मशीन बढ़ा दूं, कितने की मशीन खरीदी, तो बोल रहे हैं सर 20,000 रुपए की मशीन खरीदी ऑन कैश, और कैश कम कर दूं 20,000 रुपीज। नेक्स्ट बोल रहा है मशीन पे डेप्रीशिएशन है 2,000, मैंने अभी बताया डेप्रीशिएशन पे कैश कभी कम नहीं होगा बट एक्सपेंस काउंट होगा, क्योंकि सिंपल मैं मशीन यूज कर रहा हूं तो मशीन की वैल्यू कम हुई, कितना 2,000 रुपए, और एक्सपेंस काउंट होगा तो कैपिटल कम करूं, तो मैं मशीन को 2,000 कम कर देता हूं और कैपिटल को भी 2,000 कम कर देता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं फाइनल वैल्यू निकालता हूं तो कितना आता है, चेक कर लो, फाइनल वैल्यू मेरे सामने
70 प्लस 5 7500 माइनस 2, तो ये आता है 68,500 प्लस 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 2 18 प्लस 18 प्लस 70 माइनस 20 50 एंड दिस इज 32,500। तो इसका टोटल आता है 68,500 और इधर भी आ जाता है 68,500, ठीक है ना। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का डेप्रीशिएशन वाला कंसेप्ट होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। अब अपन और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कंसेप्ट है, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था डिप्रीशिएशन का, और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, और प्रॉमिस करना सर हम नहीं भूलेंगे। मन में कर लो, क्योंकि सुनाई तो देगा नहीं मेरे को, प्रॉमिस कर लो सर हम नहीं भूलेंगे। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ये दोनों कंसेप्ट साथ साथ समझाने पड़ेंगे मेरे को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सिंपल लॉजिक समझो। मान लो एक पर्सन है एक्स, ये ओनर है, और ये है एक्स लिमिटेड, ये उसकी कंपनी है। हमने एक अकाउंट्स का प्रिंसिपल पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको यह पढ़ाया था कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है, इन दोनों को आप मिक्स करके एक नहीं कर सकते हो। इसका अकाउंटिंग अलग चलेगा, इसका अकाउंटिंग अलग चलेगा। ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, इसको और इसको मिक्स नहीं किया जा सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स जो पैसा एक्स लिमिटेड में लगाता है उसको तो हम लोग कैपिटल कहते हैं ना, सबको आइडिया है। ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। तो मेरे को एक बात सोच करके बताओ, बदले में अगर मैंने इस पर्सन ने इसमें पैसा लगाया, ये भी एक पर्सन, ये भी एक पर्सन, अगर इसने इसमें पैसा लगाया, ये नकली का पर्सन है बट पर्सन तो है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसने इसको पैसा दिया, तो बदले में ये क्या करेगा, इसको इंटरेस्ट देगा ना। मैंने क्या बोला, हम हमेशा बिजनेस की बात करें। बिजनेस क्या करेगा, अपने ओनर को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, और वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल। तो मेरे को एक बात बताओ, इस बिजनेस की जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। बच्चों फिर से मेरी बात सुनो, ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, जो बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज नोन एज कैपिटल। तो बदले में ये बिजनेस क्या करेगा, इस ओनर को अमाउंट पे करेगा, उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस पे कर रहा है अपने ओनर को, वो इस बिजनेस के लिए क्या है, आप बोलोगे सर एक्सपेंस है। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बहुत सिंपल लॉजिक समझो, बताओ एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम करेगा, और प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या कम करेगा, कैपिटल कम करेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, एक ट्रीटमेंट तो हो गया कैपिटल कम होगा। मान लो इस एक्स लिमिटेड में एक और बाहर का एक पर्सन है वाई, उसने पैसा लगाया। इस एक्स लिमिटेड में एक और पर्सन है वाई जिसने पैसा लगाया, और मान लो उसने इस कंपनी को लोन दिया था। तो बदले में बताओ एक्स लिमिटेड इसको वापस क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी ना लोन पे, उसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अगर वाई ने इसमें पैसा लगाया तो एक्स लिमिटेड क्या पे करेगी, वाई को वापस इंटरेस्ट पे करेगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका एक्सपेंस है तो कैपिटल कम होगा। तो एक ट्रीटमेंट तो समझ आया कि सर कैपिटल कम होगा। अब पहला ट्रीटमेंट तो हो गया कैपिटल कम होगा। दूसरी बात है सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें बहुत ध्यान से समझना। देखो सेकंड ट्रीटमेंट हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, अगर ये वाई को पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट के लिए कैपिटल तो कम होगा, लेकिन सेकंड ऑब्वियस सी बात है पे करेगा तो कैश भी कम होगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इसको क्या करना है, अपने ओनर को ही पैसा देना है। तो जब ये कंपनी इसके पास पैसा देने गई तो ये बोलता है कि एक काम करो, मेरे को कैश मत दो, डायरेक्ट क्या करो, मेरे कैपिटल को बढ़ा दो। बोले हैं सर समझ नहीं आया, नहीं आया समझ में, फिर समझो।
एक्स ने एक्स लिमिटेड में पैसा लगाया, वो कैपिटल कहलाएगा क्योंकि एक्स लिमिटेड का मालिक एक्स है। वाई ने इस कंपनी में पैसा लगाया, वो लोन कहलाएगा क्योंकि ये इसका मालिक नहीं है। जैसे ये कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी उस, क्योंकि इसने पैसा दिया, उसी तरह जब इसने पैसा दिया तो ये कंपनी इसको भी इंटरेस्ट देगी। अब अगर ये कंपनी वाई को इंटरेस्ट देगी तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट कम करेगा तो कैपिटल कम करेगा। उसी तरह जब ये कंपनी एक्स को इंटरेस्ट देगी तो वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कम होगा तो कैपिटल कम होगा। ये समझ आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, वाई तो बोलेगा भैया मेरे को कैश दे दो क्योंकि आपका एक्सपेंस है, तो कैश दे दो, आगे नक्की करो। लेकिन जब ये कंपनी इसको पैसा देने जाएगी कैश में, तो ये क्या बोलता है ओनर की मेरे को कैश मत दो। नॉर्मली ट्रीटमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल कम कर दो और कैश कम कर दो। लेकिन नॉर्मली हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस, कभी भी बिजनेस अपने ओनर से, कभी भी कंपनी ओनर से कैश के फॉर्म में डील नहीं करती। सारा एडजस्टमेंट कहां करती है? हमेशा कैपिटल में। तो ये कंपनी का क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो कैश कम होगा। लेकिन जब ये कंपनी इसको इंटरेस्ट देने जाती है तो ये बोलता है कि एक काम करो, मेरे को कैश मत दो, बदले में क्या करो, कैश आप मेरे को दोगे तो आपका कैश कम होगा, तो मैं कैश लेता हूं, आप एक काम करो कैपिटल बढ़ा दो मेरा। मैंने जो आपको पैसा, मान लो मैंने आपको 5 लाख रुपए दे रखे हैं और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो अब मान लो मैंने आपको 5 लाख 5,000 रुपए दे रखे हैं, मेरे को कैश मत दो, मेरा कैपिटल बढ़ा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक तो कैपिटल कम होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और वापस कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि ओनर कैश विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो सिंपल बोल रहा है मेरा कैपिटल बढ़ा दो। अब आप मेरी बात समझना, आपके माइंड में आ सकता है सर फिर फर्क क्या पड़ा? बच्चों फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन अल्टीमेट टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ट्रीटमेंट क्या हुआ? कैपिटल कम इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस था, और कैश हमने नहीं पे किया, उसने क्या बोला मेरा कैपिटल बढ़ा दो, तो हमने कैपिटल फिर से बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है जिसमें कैपिटल आप कम करोगे क्योंकि एक्सपेंस है, और वापस कैपिटल बढ़ा दोगे क्योंकि कैपिटल वापस इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वो कैश नहीं विड्रॉ कर रहा है ओनर। ओनर और बिजनेस में कभी भी कैश का प्रैक्टिकल लेन देन नहीं होता, सारा एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर होता है। इसको अगर कैश देना है तो कैपिटल कम होगा, इसको कैश दिया तो कैपिटल बढ़ेगा, इसको कैश देना है तो सिंपल कैपिटल कम हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट ध्यान रखना, पहले नोटिंग करते हैं फिर अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नाउ तो देखो ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक्स ओनर है जिसने बिजनेस में पैसा लगा रखा एक्स लिमिटेड में, जो क्या कहलाता है कैपिटल। बिजनेस बदले में ओनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। इस बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सिंस एक्सपेंस सो इट विल लीड टू डिक्रीज इन कैपिटल, तो इससे क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज होगा, ठीक है ना। नाउ however it does not lead to decrease in cash, लेकिन इससे कैश कम नहीं होगा। however it does not lead to decrease in cash, मैंने भी बताया कि ओनर पैसा लेने, हाँ अगर ये बाहर वाले को दे रहे हो तो कैश कम हो जाता। since it is adjusted against capital, capital will again increase since owner does not withdraw cash and want increased in capital। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, बदले बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, तो इसके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस इन एक्सपेंस, सो इट विल लीड टू डिक्रीज इन कैपिटल। हाउएवर इट डज नॉट लीड टू डिक्रीज इन कैश सिंस एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल विल इंक्रीज सिंस ओनर डज नॉट विड्रॉ कैश फॉर इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अभी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पढ़ा देता हूं, फिर साथ में आपको एक पूरा क्वेश्चन प्रॉपर में करा देता हूं, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाया, उसी तरह कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट क्या होता है? अब वापस मान लो एक तो पर्सन है एक्स और एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इसको पैसा देता है तो कैपिटल, बट अगर ये इसको पैसा देगा, जब इसने इससे पैसा विड्रॉ कर लिया एक्स ने, तो वो ड्राइंग्स होगी। तो अब आप बताओ एक्स क्या पे करेगा? इसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो एक तरह से इस बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज है? तो बिजनेस के लिए आपको बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम कह दो, या एक तरह से बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? प्रॉफिट है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ द बिजनेस, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स ने ली और बदले में ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा, तो इनकम है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, तो डेफिनेट सी बात है क्योंकि इनकम है प्रॉफिट और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। अब एक तरीका तो है कैपिटल बढ़ाए और ये जाकर के कैश पे करे, लेकिन ऑलरेडी इसने पहले से क्या लगा रखा है? कैपिटल। तो ये क्या बोलेगा? भैया मैं कैश क्यों दूं, एक काम कर मेरा कैपिटल में एडजस्ट कर दे पैसा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस फर्म की इनकम है इसलिए कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन
मैंने अभी आपको बताया ओनर कभी इसमें कैश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से ही देगा, वो देगा तो कैपिटल के नाम से ही देगा। तो जब ये कंपनी बोलेगी मेरे को पैसा दो, तो ये क्या बोलता है, जो कैपिटल लग रहा है उसमें एडजस्ट कर दे। मान लो मेरे को किसी को 5,000 रुपए देने और 1,000 लेने, मेरे को किसी को 5,000 देने और 1,000 लेने, तो वो क्या बोलेगा, 5,000 के अंदर एडजस्ट कर दो 1,000। तो उसी तरह मान लो ये इसने इसमें पैसा लगाया कैपिटल, और अल्टीमेटली ये बोलता है भैया मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा दो, तो बोलता है पैसा नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली क्या कम कर दो, मेरा कैपिटल कम कर दो। तो तुम ये कंफ्यूज मत हो ना, ये तो है ही सही, बट कैपिटल इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा कैश में ही दे रहा है, बोल रहा है कैपिटल में से एडजस्ट कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान रखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इसको पे नहीं करता है, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इसको पे नहीं करता है। जैसे इसको देना होता है, ये बोलता है भैया एक काम कर कैपिटल बढ़ा दे, उसी तरह जैसे इसको देना होगा तो ये बोलेगा कैपिटल कम कर दे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ध्यान रखना, इट इज इनकम ऑफ द फर्म विच लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल, एंड सिंस नो अमाउंट इज पेड फॉर इट, सो अगेन कैपिटल विल डिक्रीज। तो देखो एक बार नोटिंग कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। एक्स लिमिटेड ने ड्राइंग की एक्स में, तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया, एक्स ने पैसा लिया ड्राइंग, तो बदले में एक्स क्या पे करेगा इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है किसकी, फर्म की, फर्म की इनकम है इसलिए कैपिटल बढ़ेगा। तो अब तुम ध्यान दो वापस आगे, सिंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल। अगेन सिंस ओनर डज नॉट डायरेक्टली पेज कैश, क्योंकि ओनर डायरेक्टली कैश पे नहीं कर रहा, सो कैपिटल विल बी डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीन कंसेप्ट समझाए मैंने, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है ना, तीनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको इस पे ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं तो पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स के अंदर ये पॉइंट समझ लेते हैं। कैपिटल, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज इट इज क्रेडिटेड, एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन ड्राइंग्स आर मेड इट इज डेबिटेड। समझा रखा था, क्रेडिट डेबिट भूल जाना तुम, तो कैपिटल बढ़ेगा तो प्लस माइनस ध्यान रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड दस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटर इट इज एडेड टू कैपिटल। एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और इनकम प्रोप्राइटर के लिए तो वापस कैपिटल बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट बिजनेस अभी बताया, देयरफॉर एडेड टू प्रॉफिट एंड दस कैपिटल, सिंस इट इज अ लॉस एक्सपेंस फॉर द ओनर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो असेट एंड लायबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी समझ आ जाएगा पूरा। बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको बहुत अच्छे से अगर ये समझ आ जाता है तो समझ लेना चैप्टर लगभग काफी अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक, मतलब बिजनेस में उसने कैश लाया, चेक भी लाया, अच्छा गुड्स भी लेकर आया, मशीन भी लेकर आया और फर्नीचर भी लेकर आया। 1/3 of above goods were sold at profit of 10% on cost and half the payment is received in cash. Depreciation on machine 10%, cash withdrawn for personal use 10,000, interest on drawing 5%, goods sold to Gupta 10,000, receive a bill for same amount, receive 10,000 from Gupta against bills on maturity, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी पूरा मैं आपको 1 by 1 समझाता जाता हूं इसको, ठीक है ना। नाउ तो देखो बच्चों एक बार हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में असेट और लाइबिलिटी दोनों जगह थोड़ा स्पेस कम यूज करना, क्योंकि आइटम बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब देयर आर मेनी साइड, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलना। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बच्चों। नाउ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 50,000, तो मैं इधर लिखता हूँ कैश, पॉइंट नंबर 1 में लिखता हूँ 50,000, फिर 1 लाख बाय चेक, तो बैंक 1 लाख बाय चेक, गुड 60,000, तो स्टॉक 60,000 का, मशीन 1 लाख, तो मशीन 1 लाख की, एंड फर्नीचर 50,000, तो फर्नीचर थोड़ा सा स्पेस पास लिखना आप, तो आइटम बहुत ज़्यादा है तो फिर हो नहीं पाएगा 50,000। पॉइंट नंबर 1 है 50,000, अब 50,000 प्लस 150, 210, 310 और 360, तो यहाँ मैंने कैपिटल लिख दिया 3,60,000, ठीक है ना।
तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीन, फर्नीचर और कैपिटल बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, 1/3 ऑफ अबव गुड्स, मतलब ये वाले जो गुड्स है 1/3 कितना हुआ 20,000, वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, उनको हमने बेचा कितने प्रॉफिट के 10% ऑन कॉस्ट। तो 60,000 के गुड्स को हमने बेचा 1/3 मतलब 20,000, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव इन कैश, तो 22,000 का टोटल सेल हुआ है। आधा मतलब 11,000 कैश में आ गया और 11,000 अभी तक नहीं आया, तो जो नहीं आया वो डेटर क्रेडिट सेल है एक तरह से। मेरी बात फिर सुनना, 1/3 ऑफ अबव गुड्स मतलब 60,000 का 1/3 20,000 वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 2,000 था, तो टोटल 22,000, आधा पेमेंट कैश में आ गया, तो कैश में 11 आ गया और डेटर 11 के, तो 2,000 का जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ाएगा और कैश बढ़ेगा 11 से और डेटर बनेंगे 11 से, ठीक है ना। तो 1/3 ऑफ अबव गुड्स मतलब स्टॉक माइनस कर दूं 20,000, कैपिटल बढ़ा दूं 2,000 से, कैश आधा पेमेंट कैश में आ चुका है तो कैश और बाकी अपना डेटर्स हैं, तो डेटर्स 11,000, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड एट 10%। अब ये जो मशीन है इस पर 10% डेप्रीशिएशन है, तो 10% एक्सपेंस है -10,000 और कैपिटल भी कम कर दूं क्योंकि एक्सपेंस है तो -10,000। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स है 10,000 की और कैपिटल भी कम कर दिया मैंने 10,000 से क्योंकि वो भी हमारी ड्रॉइंग्स है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट 5%। अब ड्रॉइंग्स कितनी थी 10,000 थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट 5% है। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, इनकम है तो 10,000 का 5%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिल्कुल सेम पॉइंट में आना चाहिए। इनकम है इसलिए कैपिटल बढ़ा दिया, लेकिन उसने पैसा नहीं लिया, उसने कैपिटल में से एडजस्ट कर दो, तो वापस कम कर दिया हमने, है ना, +500 माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना पहले प्लस करना है बाद में माइनस करना है, ये उल्टा पुल्टा मत कर देना। पहले फर्म की इनकम हुई, फिर फर्म जब देने गई तो उसने कैपिटल में से एडजस्ट करो तो कैपिटल को वापस कम कर दिया हमने। नेक्स्ट, 6th, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल मैं तुमको सिर्फ इतना बताता हूं, एक तरह का असेट होता है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल रिसीवेबल इज अ टाइप ऑफ असेट। गुप्ता को सामान बेचा, उसने एक बिल दे दिया, तो डेटर की तरह एक असेट बढ़ा दो बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल कितने का है 10,000 एंड 3 महीने का मिला है, और गुड्स कम कर दो तो स्टॉक कम कर दो 10,000 से, ठीक है। और बिल रिसीवेबल हमको मिल चुका है। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीव मैच्योरिटी, तो उसने पेमेंट कर दिया है, तो ये खत्म हो गया और कैश आ गया 10,000 रुपीज। एक डॉक्यूमेंट दिया था उसने, डेटर की जगह बिल रिसीवेबल हो गया, ठीक है ना। तो सारा एडजस्टमेंट हो गया, देख लो, तुमको समझ आता है। अब अगर हम लोग फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो कितना टोटल आता है, कैश का करता हूं, 50 + 11 61 -10 + 10, तो 50 + 11, तो फाइनल कैश का बैलेंस आता है 61,000 प्लस बैंक का बैलेंस सेम आता है, कोई चेंज नहीं है, 1 लाख रुपीज प्लस 60 - 20 40 40 - 10 30,000 प्लस 1 लाख - 10 90,000 प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस डेटर्स 11,000, सॉरी हाँ, और बिल रिसीवेबल 0, ठीक है। ये तो हमारा इसका बैलेंस हो गया। इन सबको जोड़ते हैं तो कैपिटल 360 362 352 342, तो कैपिटल आ रहा है 3,42,000 और लाइबिलिटीज का वैल्यू निल है। इसको टोटल करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3,42,000 और इसको करोगे तो ये भी आ जाएगा सेम 3,42,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये अपना सेम 342 दोनों साइड का टोटल होता है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था 15। अब इस पैटर्न पे आप क्या करना, होमवर्क के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर आप एक बार 4 कर लेना ट्राई, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेना, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट भी आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। डेप्रीशिएशन वाले पॉइंट भी उसमें मिल जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 और 4 तक आपसे अच्छे से हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 के बाद अगर ट्राई कर पाओ तो 5th करना, नहीं तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने एक पूरा क्वेश्चन किया बच्चों। अब आपको मैंने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 15 करा दिया अनसॉल्व।
अब कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज करना, 992994 मेरा नंबर, 11361, नेम CA रोमिल जान है फ्रॉम उदयपुर। और आपका एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, व्हाट्सएप पे काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं। तो इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस मेरे को मैसेज करना, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना। डाउट्स डिस्कशन जो भी आप करना चाहते हैं मेरे को बता देना। समझ आया तो चैनल को लाइक करके शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।